बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इको 401 का लेसन नंबर 18 करेंगे एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस ऑफ मिड टर्म। सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, पता नहीं आप कितने ज़्यादा खुश होंगे जिन्होंने पेपर देना है। खैर हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे चैनल पे न्यू हैं, डिस्क्रिप्शन में इको 401 की ग्रुप के लिए लिंक दिया गया है। आप लोगों को अगर ग्रुप चाहिए तो आप लोग वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपनी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मेरे लिए ज़रूर आप लोगों ने दुआ भी करनी है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना भी है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस इस मिड टर्म की प्रिपरेशन का हमारे साथ कैसा रहा। इंशाल्लाह फाइनल टर्म में भी ऐसे ही आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बस आप तो टेंशन ना लिया करें। बच्चे असल में मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं ना, मैम ये वाला कर दे, मैम वो वाला कर दे। अरे भाई, आप लोगों से ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि मैंने जो काम एक दफ़ा शुरू किया कहीं वो बीच में न रह जाए, ठीक है। एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा थी, आप लोगों को पता है, तो इस वजह से थोड़े से लेक्चर्स लेट हो गए थे, बट फाइनली वी हैव कंप्लीटेड टुडे, ठीक है। अच्छा, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, जिन्होंने नहीं किया हुआ उन्होंने करना है, ठीक है। जिन्होंने किया हुआ उन्होंने नहीं करना, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक। अच्छा, और इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है और आगे आप लोगों ने शेयर भी जरूर करना है। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 18 में हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम लोग स्टडी करेंगे यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस की जो अपनी जो इक्वेशंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। कैलकुलस की जो इक्वेशंस है ना, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की, वो ये वाली इक्वेशंस हैं। टोटल रेवेन्यू की वो कैलकुलेशन बताते हैं 48Q माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। और टोटल कॉस्ट की वो कैलकुलेशन बताते हैं 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये टेबल है। ये टेबल अगेन वही बात है कि मैंने आप लोगों को बताया कि फार्मूलाज आप लोगों को आते होंगे तो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये कहा गया था कि टोटल रेवेन्यू अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप लोगों ने टोटल प्रॉफिट अगर आप लोगों ने काउंट करना है तो आप लोगों ने सिंपली टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करते जाना, तो ये आप लोगों की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड एट दैट पॉइंट वेयर। ये तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना उस पॉइंट पे हो गए जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होते हैं। अगर हम लोग सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट की बात करें ना, तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये जो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है ना, इसी के ऊपर हम लोग डेरिवेटिव लगा देते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव लगाने का मैंने आप लोगों को आसान तरीका ये बताया था कि सबसे पहले वो वैल्यू जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं होता उसको आप लोगों ने पक्का निकाल देना है, ठीक है। यानी कि ये 12 है, इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, इसको आपने निकाल दिया, ठीक है। जिसके साथ अल्फाबेट पावर के बगैर होता है ना, उसके साथ से आप लोगों ने अल्फाबेट हटा देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 16Q में देखें, Q के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, ठीक है, यानी कि 1 तो है लेकिन उसके अलावा कोई पावर नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से Q हटा देना है। 12 पहले हट गया, Q अब हटाया, तो पीछे क्या बच गया, 16 प्लस वो वाला जो वो वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर होता है, वहां से आपने क्या करना होता है कि स्क्वायर को हटा देना होता है और स्क्वायर को आपने इधर अल्फाबेट के शुरू में जो वैल्यू होती है उसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। यानी कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आगे Q लिख देना है और स्क्वायर तो हमने हटा दिया ना, तो 6Q। तो टोटल हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16 प्लस 6Q, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा घुमा के मैंने आप लोगों को आसान तरीका बताया डेरिवेटिव का। मार्जिनल कॉस्ट के आप लोगों के पास वैल्यू जो है ना वो ये आ गई, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो वो आप लोगों ने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू वाली इक्वेशन का आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है। टोटल रेवेन्यू वाली ये इक्वेशन है, ये सेम वैसे ही पहली वैल्यू देखें, इसके साथ क्या है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट के ऊपर कोई पावर नहीं है तो अल्फाबेट को हमने हटा दिया, पीछे क्या रह गया 48, ठीक है। आगे माइनस, यहाँ पे देखें इसकी पावर है स्क्वायर में, तो स्क्वायर जो है ना ये शुरू में आगे इधर 1 था ना, क्योंकि सर जो कि लिखा हुआ नहीं है लेकिन इधर 1 होता है जहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं होता अल्फाबेट के साथ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 1 टाइम 2Q, ठीक है। यानी कि हमारे पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू का 48 माइनस 2Q। ये आप लोग देखें, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 48 माइनस 2Q, ये जो है ना हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने, आप वो कहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने फाइंड करना है
वो पॉइंट कि जहाँ पे जो है ना टोटल जो प्रॉफिट है ना वो अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हमें ये पता है कि प्रॉफिट उस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब आप लोगों को पता क्या कैसे चलेगा कि मैंने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा? उसके लिए आप लोगों ने मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों की जगह ये वाली जो आपने वैल्यूज निकाली है ना, ये आप लोगों ने कर लेनी पुट। ठीक है, ये आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली। इन्हीं वैल्यूज को आपने क्यू वाले जो अल्फाबेट्स वाले एक साइड पे किया। मैथ तो आप लोगों को आती है ना, तो आप लोगों ने ये सॉल्व किया तो आप लोगों के पास क्वांटिटी कितनी आ गई? 4। मतलब क्या है कि अगर आप लोग 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो तब आप लोगों के पास मैक्सिमम वो वाला जो है ना वो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्वांटिटी भी आ गई। अब आप लोग चाह रहे हैं कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मुझे टोटल प्रॉफिट होगा कितना, यानी कि अगर मैं क्वांटिटी अगर मैं 4 करता हूँ प्रोड्यूस, मुझे ये तो पता है कि प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन मिलेगा कितना, ये देखने के लिए आपने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू की जो इक्वेशन होती है वो सॉरी टोटल प्रॉफिट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ऐसे ही होता है ना। आपने इसमें ये जो ऊपर जो इक्वेशंस है ना, ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की, ये इधर कर ली पुट, इसको कर लिया आप लोगों ने आपस में सॉल्व। क्यू की वैल्यू आपने 4 पुट कर ली, तो एंड पे आपका रिजल्ट आता है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 52। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है, आप लोगों का मैक्सिमम पॉइंट तब होगा जब आप लोग जब आपका आउटपुट जो है वो 4 होगा और उस पॉइंट पे आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट 52 का मिलेगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात? अब उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल जो है ना वो तो मुझे पता चल गया कि मेरा इतना रेवेन्यू और इतना प्रॉफिट होगा। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरी जो है ना एवरेज रेवेन्यू कितना होगा। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस बाय क्वांटिटी। ऐसा ही होता है ना, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ऐसा ही होता है ना। अब आप लोगों ने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का तो आप लोगों के पास पता है कि आप लोगों के पास इक्वेशन है 48 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, जो आप लोगों को ऊपर सबसे ऊपर जो दी हुई है। ठीक है, इसी इक्वेशन को आप लोग डिवाइड कर देंगे क्यू के साथ। ठीक है, 48 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 48 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? क्यू। तो 48 माइनस क्यू आया। इस क्यू की जगह पे आप लोगों ने इधर ये 4 की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितना आ जाएगा? 44। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू की जो स्लोप होती है ना वो ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू द स्लोप ऑफ AR। ये आप लोगों ने याद करनी है, ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों के MCQs में आती है। स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस एज द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग स्लोप की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कितनी होती है? -1 होती है। और जो स्लोप होती है ना मार्जिनल रेवेन्यू की वो होती है -2। ठीक है, ये बात आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं तो कुछ मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया। ये आप लोगों के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन जाने आप लोगों के 4 से 5 MCQs इसी एक टेबल में से आ जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल होता है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिस्ट जो है ना, ये बताया गया कि इकोनॉमिस्ट ने अब तक 4 मार्केट स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट की है। कौन कौन से? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ये होते क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग देखे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का ये मतलब होता है कि बहुत ज्यादा फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक जगह पे आपने अब आप चीजें सेल करते हैं ना, वहां पे बहुत सारी दूसरी फॉर्म की भी चीजें जो है ना वो सेल हो रही होती हैं। और जो इंडस्ट्री के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि जो कारोबार आप कर रहे हैं ना कोई भी बंदा वो कारोबार शुरू कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आप। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो होमोजेनस होती है, यानी कि जैसा आपका प्रोडक्ट होता है ना, आप लोगों की जो कंपेटिटर फर्म्स होती हैं उनका भी प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही होता है। इसकी एग्जांपल है, अगर आप लोग सब्जियों का कारोबार करते हैं,
ठीक है, गंदम का कारोबार करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गंदम और सब्जियां बेचेंगे, बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इसमें जो डिमांड कर्व होती है ना, वो प्राइस टेकर फार्म के लिए हॉरिजॉन्टल होती है। क्यों होती है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन की सारी जो है ना, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है कि उसमें भी नंबर ऑफ जो फार्म्स होती है ना, वो भी होती हैं, ज्यादा होती हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग कारोबार कर रहे होते हैं, और उसमें भी जो है ना, एंट्री के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी बंदा जो है ना वो उस तरह का कारोबार शुरू कर सकता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक काम में होता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता ये है कि जो प्रोडक्ट की नेचर होती है ना, वो डिफरेंट होती है। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उस जैसा काम लोग कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। जैसे रेस्टोरेंट की बात करने, आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका चाइनीज रेस्टोरेंट है, आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनमें से किसी एक का इटालियन होगा, ठीक है, उस एक का पाकिस्तानी होगा। ठीक है, मतलब ये बीच में वैरायटी आ जाती है ना, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स नहीं होते। ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो स्लोप होती है ये डाउनवर्ड होती है, लेकिन ये है कि ये थोड़ी इलास्टिक होती है। ठीक है, यानी कि और इसमें जो फार्म होती है ना, उसका अपनी प्राइजेस के ऊपर कंट्रोल भी होता है। यानी कि फार्म जो है ना, खुद अपनी प्राइजेस कम या ज्यादा कर सकते हैं, और कम या ज्यादा करने की वजह से उनकी जो डिमांड होती है ना, वो प्राइस कम करने से भी ज्यादा चेंज होती है। यानी कि प्राइस को कम चेंज किया, लेकिन आप लोगों की जो डिमांड होती है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो ज्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होती है, लेकिन ये इलास्टिक होती है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं ओलिगोपोली और कार्टेल की। ओलिगोपोली और कार्टेल ये बहुत ही बड़े पैमाने की एक होती हैं, एक इंडस्ट्रीज होती हैं। इसमें नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो बिजनेस सेट करना वो हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और फ्रीडम जो है ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है। जब भी बड़ा बिजनेस सेट करना होता है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। आप लोगों को पूरी एक जो है ना, वो पहले रजिस्ट्रेशन वाला काम, और कभी कभार वो अप्रूव होता है, कभी कभार अप्रूव नहीं होता ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो मुख्तलिफ वो रिस्ट्रिक्टेड होती है ये वाली। और इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकती है और अनडिफ्रेंशिएटेड भी हो सकती है, यानी कि डिफरेंट भी हो सकती हैं फॉर्म्स की आपस में, और सेम भी हो सकती है। इसमें एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल सीमेंट की फैक्ट्री लगा लेना, कार्स बनाने की फैक्ट्रीज लगा लेना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की फैक्ट्री लगा लेना, ऑयल की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो लगा लेना। ये बड़े पैमाने की होती हैं। ठीक है, इसमें भी डिमांड कर्व क्या होती है, इसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड तो होती है, ठीक है, लेकिन इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक का ये मतलब है कि अगर आप लोग प्राइस बढ़ा भी देते हैं ना, फिर भी जो डिमांड है ना वो कम होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके जो राइवल्स है ना, वो कितना उनका क्या रिएक्शन है आपके प्राइस चेंज करने के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग प्राइस बढ़ाते हैं ना, दूसरी फर्म्स भी अगर प्राइस बढ़ा रही हैं, तो इसका तो मतलब है कि आपकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरों ने भी अगर प्राइस बढ़ाई है, तो फिर लोग आपका प्रोडक्ट महंगी होने की वजह से छोड़ के दूसरों के पास तो नहीं न जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो ऑलरेडी महंगी की है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं, दूसरे प्राइस नहीं बढ़ाते, तो वहां पे डिमांड इलास्टिक होगी कि लोग आपका महंगा प्रोडक्ट छोड़ के दूसरों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्ट उन्हें सस्ता लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई। आगे हम लोग चलते हैं, मोनोपोली की बात करते हैं। मोनोपोली में क्या होता है कि नंबर ऑफ फर्म सिर्फ एक ही होती है, ये तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही, कोई आप लोगों का राइवल जो है ना वो नहीं होता। इसमें जो फ्रीडम ऑफ एंट्री तो रिस्ट्रिक्टेड होती है, कभी कभी तो कंप्लीटली ब्लॉक होती है, यानी कि कोई दूसरा बंदा उस जैसा कारोबार कर ही नहीं सकता। यहाँ पे आप लोगों का नेचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक होता है, दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, दूसरे जो है ना उस तरह का प्रोडक्ट नहीं दे रहे होते। इसमें एग्जांपल्स है, जैसे वापडा वाले हैं, ये मोनोपोली है ना, और कोई है यहाँ पे जो बिजली प्रोवाइडर, ये कैसे क्या, ये भी ऐसे ही। ठीक है, इसमें ये होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और इसमें ज्यादा ये इनइलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू ओलिगोपोली। यानी कि जाहिर सी बात है, मोनोपोली है, एक ही बंदे की फर्म है, जितनी मर्जी वो प्राइस बढ़ा दे, जितना मर्जी वो प्राइस के साथ कर ले, बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर इनका, जितना मर्जी इसको चेंज करते रहें कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि
एक तो होता है ना वो डर होता है कि दूसरी कंपनीज हैं, मेरा प्रोडक्ट छोड़ के लोग उधर चले जाएंगे, इनको ये भी खौफ नहीं होता। तो ये जितनी मर्जी महंगी करते जाएं, इनकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक की रहती है ही चीज एक, तो लोगों ने वही खरीदनी है ना, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इन इलास्टिक होती है और ज्यादा इन इलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू ओलिगोपोली, और कंट्रोल होता है इनका अपनी प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या देते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि कैसे कोई भी इंडस्ट्री जिसको हम लोग मार्केट कहते हैं वो कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे वो ऑर्गेनाइज करेगी खुद को, कैसे उसका स्ट्रक्चर, दैट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में आप लोग ने 4 चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। एक तो ये कि मार्केट में या इंडस्ट्री में फर्म्स कितनी हैं, ठीक है, और बाकी नए बिजनेस, नए लोगों की एंट्री के ऊपर बैरियर है या नहीं है, अगर है तो कितना है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, ठीक है, मार्केट के अंदर, और आपका अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर कंट्रोल कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देखनी होती है। ये इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, यूं समझिए आप लोगों ने इसको पानी के अंदर घोल के आप लोग इसको पिए, ठीक है। उसके बाद आगे है नॉलेज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर कैन हेल्प आंसर 4 क्वेश्चंस। जब भी आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जब आप लोगों का पूरा नॉलेज होता है ना, उसमें आप लोगों का फायदा ये होता है कि आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारी अपनी फर्म प्रॉफिट कितना बनाएगी, नॉर्मल बनाएगी या सुपर नॉर्मल बनाएगी। जाहिर सी बात आप लोगों को पता होगा ना कि मेरी फर्म ओलिगोपोली जो है वो ओलिगोपोली में आती है, मोनोपोली में आती है, उस हिसाब से आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी फर्म कितना प्रॉफिट बनाएगी, ठीक है। उसके बाद आप फिर ये भी डिटरमिन कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी जो है ना वो प्रोड्यूस होगी मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉइंट पे, ठीक है। कितनी क्वांटिटी जो है ना वो मुझे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे मार्केट के लिहाज से अपना आउटपुट ज्यादा रखना है या कम रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये देखेंगे कि अगर दूसरी फर्म्स जो हैं वो अगर काम बना रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल आप आते हैं मोनोपोली भी अगर आप लोग आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोगों को अपना जो आउटपुट है ना वो ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं आउटपुट बनाने के लिए, तो आप लोगों को ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग परफेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप लोगों को पता है कि दूसरी फर्म्स भी तो वो चीजें बना रही हैं, तो फिर आप लोग अपना आउटपुट क्या करेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। तो ये एक फायदा होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जब आप लोगों को पता होता है ना, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि मैंने चीज प्रोड्यूस कितनी करनी है, ठीक है। उसके बाद एक और आप लोगों को ये भी फायदा होता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा अपना आउटपुट मैं इंक्रीज करूं तो इससे मेरी अपनी कॉस्ट इंक्रीज होगी या नहीं होगी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, कि मुझे जो है ना मतलब फायदा, कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मुझे फायदा होगा, ये सारी चीजें भी आप लोगों को समझ में आ जाती हैं, ठीक है। और चौथी जो बात होती है ना वो ये कि आप लोगों को ये भी पता चल जाता है कि जो प्राइजेस सेट हो चुकी है ये ज्यादा हैं, कम हैं या ठीक हैं, मुझे अपनी प्राइजेस चेंज करनी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, ये भी सारी आप लोगों को बातों का पता चल जाता है मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जरा डिटेल में इन सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन वाला जो है ना उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। सबसे जो मेन जो बड़ा मफरूजा है ना परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो आप लोगों को पता है ज्यादा बायर और सेलर होते हैं और प्राइस टेकर्स होते हैं, कोई बैरियर नहीं होता एंट्री के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, और परफेक्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे जो परफेक्ट का लफ्ज यूज हुआ है ना परफेक्ट कंपटीशन के लिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स। दूसरे जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ओलिगोपोली हो गई हो या जितनी भी मोनोपोली वगैरह या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उनका जो है ना वो कंपटीशन इतना नहीं होता, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन को आप लोग कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीम फॉर्म होती है कैपिटलिज्म की, ठीक है, यानी कि यूं समझिए कि कैपिटलिज्म क्या होती है कि जहां पे आप लोगों की अपनी मर्जी नहीं चलती, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट की डिमांड और सप्लाई ही
ये बात डिसाइड करेगी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सारी की सारी फर्म्स मातहत होती हैं डिमांड और सप्लाई की। मार्केट के अंदर जितनी डिमांड सप्लाई होगी उतनी ही जो है ना वो चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन रेशो की अगर बात करें, कंसंट्रेशन रेशो को आप लोग यूज करते हैं ये बात जानने के लिए कि इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन का लेवल क्या है, कितना कंपटीशन है इंडस्ट्री के अंदर। कंसंट्रेशन रेशो होता है कि सिंपली आप लोग ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टेक्सटाइल का कारोबार करते हैं ना, तो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल की फर्म्स हैं वो सारी एक इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएंगी। तो पूरी एक इंडस्ट्री में जो 5 बड़ी जो फर्म्स हैं वो जितना प्रोड्यूस करती हैं उनका वो टोटल प्रोडक्शन, टोटल इंडस्ट्री के आउटपुट में उनकी परसेंटेज कितनी है। यानी कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बन रही हैं, 5 बड़ी फर्म्स का उनमें कितना फीसद हिस्सा है, वो कितना उनमें उनका जो है ना वो प्रोडक्ट उसमें शामिल है, ये होता है कंसंट्रेशन रेशो, ठीक है। इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि कंपटीशन का लेवल क्या है, ठीक है। जहाँ पे अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा उनकी परसेंटेज होगी, इसका मतलब है कि जो कंपटीशन है वो टफ है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप लोग कैसे करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है, आप लोगों को पता है कि एक ना एक फैक्टर उसमें से फिक्स होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में आप लोगों को पता है कि कोई भी न्यू फार्म तो मार्केट में perfect competition, it also means that no new firm can enter the market. इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैन हेल्प अस। अब आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे कोई नई फार्म अगर नहीं भी वहां पे एंटर होती तो भी आप लोगों को इक्विलिब्रियम एनालिसिस से ही आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी कि मार्केट क्लियरिंग प्राइस क्या है, क्वांटिटी मुझे कितनी प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी में मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे तब आप लोगों को वो पता चल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस को हम लोग पहले जरा स्टडी कर चुके हैं सारा, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो शॉर्ट रन होता है, ठीक है, उसमें जो परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म्स होती हैं वो सेटल हो सकती हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे, जहां पे उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हों, चाहे उनको नॉर्मल प्रॉफिट्स हों, चाहे उनको लॉस हो रहा हो, या चाहे फर्म ये डिसाइड करे कि मैंने अपनी कंपनी बंद करनी है। तो शॉर्ट रन में परफेक्टली जो कंपैरेटिव फर्म्स होती है ना, इक्विलिब्रियम उनका बहुत ही आसानी से जो है ना वो अटेन हो जाता है, ठीक है। इवन के वो बहुत ज्यादा कम प्रोडक्ट अगर वो यूज कर रही हैं, अगर वो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो भी जो है ना कम चीज बिकेगी, तो भी उनका जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं तो हर फर्म के लिए अपना एक इक्विलिब्रियम एनालिसिस के हिसाब से इक्विलिब्रियम जो है उन्होंने अपना सेट किया हुआ होता है। शॉर्ट रन में जो फर्म्स की जो सप्लाई कर्व होती है बिल्कुल सेम वैसे ही होती है जैसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है, ठीक है। यानी कि सप्लाई कर्व का मतलब यही होता है ना कि चीज जो जितनी जो है ना आप लोगों की डिमांड, या यूं समझ ले कि जितनी आप लोग अगर कॉस्ट बढ़ाएंगे, ठीक है, प्राइस अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो आप लोगों की सप्लाई कम होती है, ऐसा ही है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट की तरह ही ये होता है कि आप जो है ना वो एडिशनल कॉस्ट फिर आप लोगों को, मतलब ये है कि आप लोगों को ये पता है ना कि यहाँ पे आप लोग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, खुद अपनी मर्जी से आप लोग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी। सप्लाई जब आप लोग ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, फिर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि सप्लाई कर्व बिल्कुल यहाँ पे सेम होती है जैसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है। शॉर्ट रन इंडस्ट्री में सप्लाई कर्व क्या होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात यहाँ पे याद रखनी है कि सप्लाई कर्व इसमें शॉर्ट रन में हॉरिजॉन्टल होगी। डिमांड कर्व की अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेकिन किसी भी कंपैरेटिव फॉर्म के लिए परफेक्ट कंपटीशन में ये हॉरिजॉन्टल होती है। ये हम लोग पिछले लेसन में इसकी जो कर्व्स हैं ना वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो द फर्म कैन सेल एज मच एट द गिवन मार्केट प्राइस। फर्म्स जो हैं किसी भी मार्केट प्राइस पे जो है ना ज्यादा से ज्यादा भी सेल करेंगी तो भी उनकी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ रही, सिर्फ जो है ना आप लोग सप्लाई बढ़ाएंगे,
अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, तो सप्लाई बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है साथ कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, तो बात फिर घूम फिर के जो है ना वो वहीं पे आ जाएगी। आपका जो एवरेज रेवेन्यू होता है, आप लोगों को जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, वो सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। ये हम लोग पिछले लेक्चर में बिल्कुल इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मेन जो है ना आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी इसकी कर्व्स आप लोगों ने याद रखनी कि कैसे कैसे होती हैं, और ये जो टेबल है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं थी। ये हमारा मिड टर्म का हो गया सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों का अगला सवाल कि मिड टर्म की आप प्रिपरेशन कैसे करें। अच्छा, सबसे पहली बात ये मिड टर्म की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये कि आप लोगों ने ये सारे लेक्चर्स जिन बच्चों ने व्यू कर लिए वो इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। यही जो लेक्चर्स हैं इसको आप लोग लें। इन लेक्चर्स में जहाँ पे बताया गया कि यहाँ से MCQs आता है, यहाँ से इसका शॉर्ट आता है, यहाँ से इसका लॉन्ग होता है, ये जो यहाँ पे बताया गया ना वो सारे आप लोगों ने हैंड आउट में हाईलाइट करने और साथ साथ उसको याद करते जाना है, ठीक है। जब आप लोग सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि क्विज़ 1 और क्विज़ 2 की जो वीडियोस आई हुई हैं इको 401 की जो मैंने अपलोड की है वो आप लोगों ने देखनी है। उसी में से आप लोगों के MCQs आएंगे। बच्चे कहते हैं मिड टर्म के हवाले से अलग हमें वीडियो दें। यकीन जाने मैंने MCQs में इतने ज्यादा MCQs डाले ना कि आप लोगों का मैक्सिमम जो है ना आप लोगों के क्विज में भी जैसे रिपीट हुए हैं ना MCQs तो आप लोगों के पेपर में भी होंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा MCQs देखिए ऐसे मैंने आप लोगों को MCQs में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। वही कंसेप्ट आप लोगों ने फॉलो करना, आप लोग आसानी से मिड टर्म के MCQs भी कर लेंगे, ठीक है। then just watch short lectures, prepare your handouts and third one कि आप लोगों ने क्विजेस की वीडियोस देखनी है। PPTs के ऊपर आप ना जाएं, PPTs के ऊपर आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं। Don't waste your time on PPTs, just do handouts, just do these short lectures and just do quizzes videos, ठीक है। और फिर ये सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप लोग मिड टर्म की कोई अगर आप लोगों को पास्ट फाइल मिलती है तो देखिए, अदरवाइज नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं लेक्चर छोड़े, हैंड आउट छोड़े, सब पर छोड़ के सिर्फ मिड टर्म की फाइल्स पकड़ ली। मिड टर्म की फाइल में से सिर्फ 2 या 3 MCQs आते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बहुत सारे बच्चे कहते हैं मिड टर्म की वीडियो बना, मुझे पता ना मैंने मिड टर्म की वीडियो बनाई ना, बच्चों बहुत सारे बच्चों ने ऐसे करना है, सिर्फ वो वीडियो देखेंगे जाके पेपर देने चले जाएंगे, बाकी किसी चीज को टच नहीं करेंगे। इससे क्या नुकसान होता है, 1 या 2 MCQs रिपीट होंगे। तो इसलिए बेहतर है ना वीडियोस के ऊपर मिड टर्म के ऊपर आप ना जाएं। जो मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया यहाँ पे 100% चांस है कि आप लोगों का इसी में से पेपर आना है। वीडियोस में से पास फाइल्स में से सिर्फ 2% चांस होता है। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग 100% की तरफ जाना चाहते हैं या आप लोग 2% की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में से आप लोगों ने करना क्या क्या है, एक तो ये है कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, इसको रटा नहीं लगाना कुछ भी, ठीक है। और ये जो एक टेबल है ना इसको आप लोग सही करके रटा लगाएं, सही करके बैठ के ऊंचा ऊंचा चाहे पढ़ें, चाहे इसको जो मर्जी करें आप लोग, इसको सही करके इसको पी के जाएं, सही घोल के जाएं इसको दिमाग में। बहुत ज्यादा इसमें से MCQs आते हैं, ठीक है, और शॉर्ट भी आते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये आप लोगों का टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये जो है ना ये वाली चीज ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसमें भी याद करने वाली कुछ है नहीं, आप लोगों का बस एक है ना कंसेप्ट बिल्ड हो चुका तो बस काफी है। गुड लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आप लोगों को हमारे मिड टर्म की प्रिपरेशन की ये वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह फाइनल टर्म में भी हम लोग ऐसे ही आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।